तो सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे एक भी क्लास आपसे मिस ना हो, और जुड़कर शुरुआत करें और आगे की बात करें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो ये रहा। क्वेश्चन नीचे देखे प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लास में यहीं से ड्रॉप किया था, यहीं से इसको छोड़ा था और वहीं से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। कि नीचे what will come in place of question mark in the following question। क्वेश्चन आपके सामने है। रूट 324 बटे रूट 49 49 मल्टीप्लाई बाय रूट 676 अपॉन रूट 169 इंटू 126 अपॉन रूट 81। तो ये आपके पास सवाल, बफरिंग नहीं है, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। बफरिंग का तो सवाल ही नहीं होगा पंकज जी। चलो तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है इस प्रश्न के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपके जवाब काफी अच्छे और लाभप्रद होंगे, जिससे कि आप सभी सवालों को आसानी से कर पाएंगे और जान पाएंगे। सवाल आपके समक्ष है, तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। देखो सीधा सिंपल सवाल, आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए। 324 किसका वर्ग मूल होता है? 18 का। इसका निकालोगे। 49 का होता है 7, 636 का क्षेत्र का होता है 26, 169 का 13, 126 आपके सामने एज इट इज है, और 81 का 9। ठीक है ना। तो 13 दूनी 26 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, और 18 7 126, तो 18 चौक 72। राइट ऑप्शन इज 72। इजी सवाल था, आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आपको वर्गमूल पता होने चाहिए, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ओके 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 ओके, नो वरी, आई विल सॉल्व, डोंट वरी। मैं सॉल्व करता चलूंगा साथ साथ। आसान प्रश्न था। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। यदि 1 प्लस रूट 25 बटा 144 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 12 हो, तो एक्स किसके बराबर है? गुड नून आयुष, कैसे हैं आप? तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। सवाल आपके समक्ष रख दिए गए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपके जवाब अच्छे से आते रहें और आप सवालों को अच्छे से समझते रहें। क्वेश्चन आपके सामने है, तो उम्मीदों से भरा सवाल, देखेंगे जवाब क्या मिलता है आपका। चलिए जी। तो सवाल आपके सामने है और उम्मीद करेंगे कि जवाब आप आसानी से देने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि आपके जवाब आसानी से मिल जाएं और आप सवालों को अच्छे से समझें। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल बड़ा आसान है, इसको आसानी से कर सकते हैं हम, और समझते हैं क्या आपका जवाब मिलता है। ये तो आप पर डिपेंड है, आपका जवाब क्या देने की कोशिश करेंगे। जी ओके, अब मैं समझा देता हूँ आपका सवाल। आपके आंसर भी आने लगे हैं यहाँ पर। ओके, समझते हैं सवाल का मीनिंग। 15, बहुत सिंपल सवाल है। देखो, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, बस का दोनों तरफ का स्क्वायर क्या करें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 144 में 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 144 में 25 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 144 प्लस 25 अपॉन 144 का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 12। ये क्या हो गया? ये हो गया 169 अपॉन 144 का वर्गमूल इजिकल टू क्या हो गया? 1 प्लस एक्स अपॉन, अब ये क्या हो गया? 13 का होता है, ये 12 का होता है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। क्लियर है? प्रणाम सभी को। तो x अपॉन 12 क्या हो जाएगा? आपने कहा 13 अपॉन 12 माइनस का 1, तो x अपॉन 12 इज इक्वल टू 12, 13 माइनस का 12 बटा 12, यानी x अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। 12 से 12 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया? दैट इज 1। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं। किसी को हो तो मुझे बता दे जी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? एनी इशू? इफ यू हैव प्लीज लेट मी नो, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं चीजों को और आसानी से बता पाऊं। क्लियर है सवाल? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा, दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह से सवालों को करते चलेंगे और हम बात करते चलेंगे आपसे। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था, तो आपको आसानी से समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। आप सभी का आंसर है नो, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके सामने ये रहा। यदि 24 का मान लगभग 4.898 है,
तो 8/3 का मान क्या होगा? सवाल सिंपल है। √24 का वैल्यू आपको दिया गया है 4.898, तो 8/3 का रूट आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसका यूज करके निकालना तो हम इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चॉइस आपकी है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो वैसे भी अगर मैं √24 का वैल्यू निकालता हूं तो यही आएगा। देखो मैं बता देता हूं, अगर मैं √24 का वर्गमूल निकालता हूं तो क्या होता है, आप इसको 2 दूनी 4, 2 8 या 24, तो 2√6 भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें फिर प्रॉब्लम होगी। हम क्या करेंगे, 24 का वर्गमूल निकालें तो ये होगा 4 चौक 16। कितना बचा, आपने कहा 8, आपने 4 यहाँ निकाला, आपने दशमलव लगाया, यहाँ हो गया 8, एक बार जाएगा नहीं तो आपने क्या दशमलव लगा लिया यहाँ पर, और यहाँ 2 जीरो बढ़ा लिए, तो 2 जीरो ये आ गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आप क्या करेंगे, 8 8 64, 8 नाम 72, तो लगभग 9 बार निकालेंगे तो यू विल गेट द आंसर। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4.898। सेम कंडीशन आपके सामने यहाँ पर है। अगर आप 8/3 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 में अगर मैं 3 का भाग करूं तो क्या 3 दूनी 6, बचे 2, 3 छंग 18, 2.66, इसका वर्गमूल निकाल दो। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.66 का वर्गमूल आप निकाल लो। तो आपने क्या कहा कि आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 एकम 1 यहाँ आया तो ये हो गया 2, ये बचा 1, अब यहाँ दशमलव वाला है, आपने 66 उतारा तो कितनी बार जाएगा, अगर मैं 8 बार करूं तो 8 बार तो नहीं जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो 0, तो 1.6, यानी ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नहीं नहीं नहीं, 2.6 तो इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा। अगर आप 8 में 3 का डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2.66। अगर 8 में 3 का डिवाइड करेंगे 2.66 आएगा ना आयुष, उसका वर्गमूल भी तो निकालोगे, तो 1 पॉइंट, हाँ अभी समझ में आया आयुष जी, क्लियर हो गया, अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर आप चाहते, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। मैं एक और तरीका बता देता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको और ज्यादा टिपिकल लगेगा। क्या कर सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 का वर्गमूल इंटू 3 का वर्गमूल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 या 24 होता है जो है 4.898, और ये क्या मिला है, तो अब यहाँ से √8 का वैल्यू निकालो चाहे √3 का वैल्यू निकालो, सब डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 8 इसको बोलेंगे √8 बटे √3, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये और थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही निकाल दिया है। एक और सवाल, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल सवाल है, 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.101। ये बड़े सिंपल सिंपल सवाल होते हैं 0.1 वाले, और इनको बस आपको करना आना चाहिए, ये बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है और उम्मीद करेंगे कि आपका जवाब क्या आएगा। जी सिंपल सवाल है, देखो समझो, जब आप 1 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक एकम तो एक ही होता है, तो ये एक आया, क्योंकि दशमलव कितने अंक बाद है, 1 और 2 अंक बाद दशमलव है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। प्लस की बात करते इसका होगा, जब आपने एक में एक का गुणा किया तो एक तो यहाँ पर आ गया, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद था, 1 2 3 4 अंक बाद था, तो 1 2 3 4, ये इसका वैल्यू आ गया। नीचे था 0.101, अब इसको ऐड कर दें, जब आपने इसको ऐड किया तो क्या बना, आपने कहा सर ये हो गया 0.01001 अपॉन 0.101, यही होगा ना। हाँ जी, बता दे रहा, अगर अब जहां पर दिक्कत है जस्ट टेल मी, क्लियर है, जहां पर प्रॉब्लम आए बता दो कि सर प्रॉब्लम हो रही है। 0.101 4 अंक बाद था ना, ओह माफ कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा लग गया, वेट ए मिनट, जी ये हो गया ना। अब क्या करें, अब सिंपल सी थ्योरी आपके सामने है, अब नीचे 3 अंक बाद है, ऊपर 4 अंक बाद है, तो मोटी सी बात करोगे तो अगर मैं दशमलव हटाने भी लग जाऊं तो 3 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, इसकी डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 0.1, क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा 0.1,
राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। आंसर नहीं मिल रहा किसी का, सब सन्नाटे में बैठे हैं चुपचाप। क्या इतना मुश्किल सवाल था? सिर्फ पॉइंट पॉइंट का तो खेल है। सिर्फ पॉइंट पॉइंट ऊपर की वैल्यू देखे तो क्या हो जाएगी 10.1। नीचे वाली क्या है आपने कहा 101, तो ऊपर 10 की गुणा करोगे डिवाइड करोगे तो 0.1 ही आ जाएगा ना। बड़ा चुपचाप सब लोग सन्नाटे में बैठे जैसे कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। तो सवाल ज्यादा खतरनाक है क्या? हाँ जी। वो जवाब तो दे दिया करो। ओके आगे बढ़ते हैं, सब चुपचाप बैठे एकदम शांतिपूर्वक, सन्नाटा है भाई। एक और सवाल, लेट्स सी। हाँ कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और सवाल ले लें। समझ में तो आ गया ना सबको? तो एक और प्रश्न रख दें, चलो। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? हाँ ऐसी लग रहा है सब चुपचाप शांति में बैठे हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? व्हाट इज द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 और बिटवीन 1 to 100? तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। बड़ा आसान सवाल है, ये मैंने पढ़ाया आपको, चित्र 25 होंगी। बहुत बढ़िया। और ये कैसे बताते हैं हम, बताते हैं। देखो इसका कोड मैंने बताया था, 44 22 322 321। मैंने कोड बताया हुआ ना, ये सभी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का कोड है। अच्छा टाइम लगता है, हाँ ओके ओके ओके। तो क्या करें, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है अगर आप 1 से 10 तक काउंट करेंगे तो 4 संख्याएं आएंगी। अगर आप 11 से 20 तक करेंगे तो 4 संख्याएं होंगी। आप 21 से 30 तक करेंगे तो 2 संख्याएं आएंगी। आप 31 से 41 करेंगे तो भी 2 संख्याएं। 41 से 40 तक, 41 से 50 करेंगे तो 3 संख्याएं। 51 से 60 तक 2, 61 से 70 भी 2, 71 से 81 3, 80, 81 से 90 2, और 91 से 100 1। इस तरह से संख्याएं होती है टोटल। इसको याद कर लो, कोड कई बार पूछ लेता है कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं बताओ, उसके बाद कह देता है कि 70 से 90 तक की संख्याओं का कोड कितनी होंगी। सवाल ऐसे भी आ जाता है कि भाई बताओ 1 से लेकर 50 तक व 80 से 90 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक का कोड क्या, 44 22 322 321। तो 50 तक की आप सीधे उठा लेंगे, काउंट करने से बच जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया है। तो क्या हुआ, टोटल कितनी हुई 25। इसमें एक रूल और है, 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं होती है वो होती है 15, और 51 से 100 तक जो होती है वो होती है 10। तो टोटल 25 होती हैं। तो ये आपको सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में इस तरह का मिल जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर, आपको इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और मैं पूछूंगा, उसका जवाब देने की सब कोशिश करेंगे। ओके, ये समझ में आया? 44 22 322 321 सबको पता है। तो मेरा सवाल है 10 से लेकर 40 व 60 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? ये सवाल है आपके साथ। 10 से लेकर 40 और 60 से लेकर 100 तक के बीच के प्राइम नंबर्स टोटल कितने होते हैं? बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने। 10 to 40 और 60 to 100, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? तो क्या करेंगे, आपको कोड याद है ना, 44 22 322 321। तो उसने बोला 10 से, तो 1 से 10 तो आएगा ही नहीं, ये वाला होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, खत्म हो गया। 40 से 50 नहीं होगा, 50 से 60 भी नहीं होगा। अब 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो ये संख्याएं बच गई कितनी, 4 2 6 2 8 2 10 3 13 और 2 15 और 1 16। तो 16 नंबर होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 11 होता है कि 13 होता है कि 14 होता है कि 15 होता है। ऐसे सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है ना, 4 और 4 8, 2 10 और 3 13 और 3 16 होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई 14 बता रहा है, क्या बात है भैया? 16 इज द राइट आंसर ना। अभी तो मैंने कोड बताया आपको, आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ गई बात? तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो उनको भी आप आसानी से कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक और सवाल आपके पास है, 786 माइनस 157 का स्क्वायर प्लस 786 प्लस 157 का स्क्वायर अपॉन 786 गुणा 786 प्लस 157 मल्टीप्लाई बाय 157 इज इक्वल टू व्हाट? सवाल आपके पास है, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा आपकी तरफ से, और उम्मीद है कि आपका जवाब आसानी से मिलेगा। टेक योर टाइम, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी। जी, तो यहां पर सवाल आपके समक्ष तड़प रहा है और जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। दो मिल रहा है। देखो, आपको बता दें, अगर मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, इसको ओपन करें, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab से 2ab का लॉस हो गया, क्या बचा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, यही बचा ना। अगर आपको क्वेश्चन करना है, आपने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ए को 786 मानता हूं और बी को 157 मानता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो हुआ 2 इंटू, ये तो ऑलरेडी बन गया ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे पूरा ये कट गया, तो क्या बच जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। तो आप संख्याओं को लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन संख्याओं को लिख के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, ठीक है ना, यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। संख्याओं को आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यू कैन डायरेक्टली पुट दी थिंग्स। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जवाब यहां मिला है, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत आसान सवाल था। तो आप इसको संख्यात्मक वैल्यू ना करके फॉर्मूले के यूज में करेंगे, तो इस संख्याओं को लिखने का टाइम और इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का टाइम ये आपका बच जाएगा और आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। एक और सवाल, 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 है और अंतिम 12 का औसत 17 है, 13वां परीक्षा फल कितना था, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। उम्मीद करता हूं कि जवाब आसानी से मिलेगा और क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। अब आप पर भरोसा, आप पर विश्वास कि जवाब कितना होगा साहब। ओके, लेट्स सी क्या मिलता है आपका जवाब। उम्मीद करूंगा कि गलती ना हो। ओके, बहुत बढ़िया जी, सिंपल सवाल है। अब देखो, 25 परीक्षा फलों का औसत 18 था, तो यानी अगर 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, तो अगर हम बात जानते हैं ना कि अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, कुल योग निकालना है, तो क्या करते हैं, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं अगर टोटल निकालूं तो कितना हो जाएगा, तो 25 परीक्षा फलों का औसत 18 था, तो कुल कितना हो गया, इतना, 18 5 90, 18 36 और 9 45, तो टोटल 450 है। उसने कहा उनमें पहले 12 का औसत 14 था, तो इधर देख लेते हैं, तो 12 का औसत 14, तो 12 में 14 की मल्टीप्लाई कर दें, 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, 168। और अंतिम 12 का कितना हुआ, आपने कहा 12 का 17 था, तो कितना होगा, 12 7 84, 12 कम 12 और 8 204। तो टोटल कितना हो गया, आपने कहा 8 और 4 12 का 2 का 6 और एक 7, 2 और एक 372। तो 372, अभी नहीं, 12 और 12, 24 संख्याओं का टोटल 372 है, 24 संख्याओं का टोटल 372 है, 25 संख्याओं का टोटल 450 है। तो एक संख्या बची कितनी, तो आपने कहा 450 में से 372 आप निकाल दो, तो कितना बचा, 8 78। राइट ऑप्शन था 78। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो आपको सवाल समझ में आया, बहुत बढ़िया, ऐसी सवालों को करना है
और आपको जवाब देना। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? क्लियर था? क्योंकि जब भी आप टोटल निकालते हो किसी चीज का, जब भी आप टोटल निकालने की बात करते हो तो हमेशा याद रखिएगा, टोटल निकालते समय आप हमेशा एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कर देते हैं और आपका जवाब आपको मिल जाता। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? The ratio of the present ages of a man and his son is 6:1. After 5 years, the ratio becomes 7:2. Then what is the percentage age of the son? सवाल होना चाहिए एकदम बढ़िया, गलती के चांसेस कम। सवाल का उत्तर दे दो एकदम तेजी के साथ, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। देखते हैं क्या मिलता है जवाब आपकी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि जवाब में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और जवाब को अच्छे से देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। तो सवाल आपके समक्ष है 6। समझ लेते हैं। देखो ये सवाल आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको शॉर्टकट से भी बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा, दोनों तरह से समझ लो। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु कितनी? 6:1। तो मैं 6/1 कर देता हूं। ये पिताजी की आयु 6 है तो बच्चे की आयु 1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? आपने कहा 7/2। सवाल समझना ध्यान से। इन दोनों का डिफरेंस कितना? आपने कहा 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो दोनों का डिफरेंस बराबर है। तो हम सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इनका अंतर 1 है। आपके अकॉर्डिंग इन दोनों अनुपात में 1 वर्ष का अंतर है, समझना इस बात को। आपके अकॉर्डिंग इन अनुपात में 1 का अंतर है, 1 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? आपने कहा 5 का अंतर है, तो 1 को 5 बना लो तो 5 की गुणा कर दो, तो इस बराबर हो। उसने बोला पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ये है, पुत्र यही तो है, वर्तमान में तो यही है ना पुत्र, ये वर्तमान आयु थी इनकी, तो कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 की गुणा इसमें भी कर दो तो 5 वर्ष। ये तो था शॉर्टकट। बेसिक से अगर आप x मान के करते तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि मैंने x आयु मानी तो 6x पिता की आयु है और x पुत्र की आयु है। उसने बोला इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 7/2 हो जाता है, तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो क्या करें? 6 दूनी 12x प्लस 10 बराबर 7x प्लस 35। ठीक है, मैंने कहा ओके, इसको इधर ले आए तो 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 35 माइनस 10, तो 5x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो क्या वो 25/5, दैट इज द राइट आंसर 5। तो x का वैल्यू 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस के नो? एक बार और बताएं, अभी बताते हैं। ये तो बेसिक था ना, इससे तो आप बचपन से करते आए हो, लेकिन जब शॉर्टकट से करते तो कैसे करते मैं इधर समझा देता हूँ, वो एक लाइन में हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसे कैसे करते हैं देखो, उसने बोला 6:1 वर्तमान अनुपात है, 7:2 हो गया, तो इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर डिफरेंस बराबर है, जैसे 5 का इधर है, 6 में से गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो अगर अंतर बराबर है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इनका अंतर 1 है। तो आपके अकॉर्डिंग 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में 5 दिया है, तो इस 1 को 5 बना दो, तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो सभी में 5 की गुणा कर दो। तो 5 की गुणा इसमें करें तो वर्तमान आयु पुत्र की कितनी हुई? 5 वर्ष। पिता की कितनी हुई? 6 पंजे 30 वर्ष। ऐसे एक्यूरेसी को नहीं बिगाड़ना है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यहां पर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएं? क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल। दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और डाल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? तो आपको बताना कितना पानी और डालें। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। एक 710 मिलीलीटर, 610, 520 या 81। The ratio of milk and water is 729 ml. Of a mixture of milk and water is 7:2. How much more water should be added so that the ratio of milk and water becomes 7:2? तो समझने की कोशिश करेंगे कितना पानी और मिलाया जाए।
तो बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं भी साथ साथ में करूंगा जिससे कि टाइम कम लगे और आपके सवाल हो जाए। देखो उसने बोला 729 ml है टोटल, तो उसने बोला 7 और 9 अनुपात में बांट लो इसको, क्योंकि भाई अगर मैं देखूं यहाँ पर कि दूध जो है वो 7 अनुपात में है, पानी 2 अनुपात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो 7 और 2 9 होते हैं, तो मैं 729 को यहाँ बांटता हूँ। 729 में अगर मैं दूध निकालू तो 7/9 हो जाएगा ना, ये हो गया 81। 7 एकम 7 अट्ठे 56, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 7 एकम 7 7 567। तो 567 mg मिलीग्राम क्या है, यहां पर मिल्क है, ठीक है। तो भाई अब मुझे बताओ जब 567 ml यहां पर मिल्क आ गया तो पानी कितना हो गया, आपने इसमें से इसको घटा दिया तो पानी कितना था इस मिश्रण में, 9 में से 7 गया 2, 12 में से 6 गई 6, 162। तो यानी ये वाटर हो गया, ये बात समझ में आ गई। ये अनुपात कितना, 7/2। तो प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, ओके वेरी गुड। तो यानी दूध कितना है 567 लीटर, पानी कितना 162। उसने क्या बोला, अब इसमें कितना पानी डाला जाए, यानी इसमें टोटल पानी कितना डाल, यानी सिर्फ पानी की मात्रा की बात हो रही है कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7/3 हो जाए, यानी दूध उतना ही है 7/3। समझना, दूध उतना ही है जितना होना चाहिए, दूध में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई, मिल्क तो इतना ही है ना, मिल्क में कोई प्रॉब्लम, मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं है, मिल्क में कोई पानी नहीं डला और ना ही मिल्क का अनुपात चेंज हुआ। तो यानी अगर 7/567 के बराबर है, अगर 7/567 के बराबर है तो सवाल यह कहता है आपसे तो पानी कितना डाला जाए, समझ रहे हो बात को। अगर 7/567 के बराबर, 3 अनुपात का मान क्या है, यही तो पूछा है आपने कहा ओके। तो जब 7/567 के बराबर है तो 1 अनुपात किसके बराबर हुआ, 767 में आपने 7 का डिवाइड कर दिया 81, तो 1 अनुपात का वैल्यू 81 है। तो पानी कितना हो गया, आपने कहा 3 गुणा 81, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो 243 ml उसमें उस समय पानी होगा। ये बात समझ में आ गई, 243 ml उसमें पानी होना चाहिए। हाँ जी, अब 243 ml उसमें टोटल पानी है, लेकिन 162 तो पहला भी था उसमें, तो कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, 8, तो 81 ml पानी मिलाना चाहिए, 81 मिलीलीटर। समझ में आई ये बात, मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, यू विल गेट द आंसर। 81 ml, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, वो मुझे बता दो। अब इसको और तरीके से भी कर सकते थे, मैं और तरीके से भी एक बार बता देता हूं। देखो जब यहां तक आप कर लेंगे तो इसमें क्या कर सकते थे आप, मैं इसको आगे वाले पेज बता देता हूँ, एक स्लाइड मैं इंसर्ट कर लेता हूँ जिससे मैं आपको आगे भी समझा दूं, आगे वाले पेज पर 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। एक स्लाइड और ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, वेट ए मिनट। तो यहाँ देखते हैं, अगर मैं इसको करता ऐसे, ये 729 लीटर था टोटल, ml था, इसमें 7 और 3 का अनुपात था, 2 का अनुपात था, तो ये कितना आया था मेरा, ये आया था मेरा 567, ये हुआ कितना 162, यही था ना, ये मिल्क और ये वाटर। यहां तक तो सबको क्लियर है, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके क्लियर, प्रॉब्लम तो नहीं है। 729 में 7 और 2 में मैंने बांटा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट्स ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं, ओके ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है भैया। अब क्या करें, उसने क्या बोला है कि इसमें कितना, अब अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो मतलब क्या है, यानी 567/62 अनुपात है। उसने बोला इसमें मैंने माना x लीटर पानी मिलाया जाए, तो अनुपात कितना होना चाहिए, 7/3 होना चाहिए। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर आप ऐसे ना करो तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जो अनुपात वो कितना 567 मिल्क है, 162 टोटल क्वांटिटी वाटर की है, तो 567/162 में कितना पानी और मिलाया जाए कि ये 7/3 बन जाए। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 7 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 पंजे 15 और 2
1701। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 1 43, 7 एकम 7 और 4 13, प्लस का 7x। ऐसे करोगे तो ये जो है आपको ज्यादा परेशानी का सबब बनाएगा आपके लिए, मेरे हिसाब से ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, तो हमने परेशानी का सबब बचाने के लिए आपको शॉर्टकट बताया था। इसमें से घटा दें 1 3 3 4, तो कितना बचा? 7x इजिकल टू 11 में से 4 गए 7 और 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 3 गए। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओहो, मैंने क्या लिख दिया? 1701। आंसर क्षेत्र होना चाहिए ना। 11 में से 4 गए 7, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 567 होना चाहिए ना मैं। हाँ, 567। ओके, पहले वाला सही है ना? तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, इसको ऐसे करोगे तो यू विल आई थिंक टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम, और कैलकुलेशन में भी गलती के चांसेस हैं। तो क्यों ना हम सिंपल वाला तरीका अपनाएं। जब हमें पता है कि 7 अनुपात का वैल्यू ये है तो 3 अनुपात का वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाकी आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप वहां से भी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान हैं, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? द बेसिस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव द सेम रेडियस एंड हैव हाइट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या। अब देखो, बेलन तो आप सब जानते हैं, यानी ये एक बेलन और एक शंकु है, तो मैं एक बेलन बना लेता हूं। पहले ये हो गया बेलन ऐसे, और ये हो गया शंकु। इसके अंदर एक शंकु बना है, सेम आधार का है, तो मैं शंकु का भी निर्माण कर देता हूं। ये सेम हाइट का ऐसे, यानी इसके आधार और इसकी हाइट, बेलन की हाइट भी सेम है और शंकु की हाइट भी सेम है। तो इनके आयतन का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसमें 1 मिनट रुकना, 1 मिनट 5 या 15, कुछ शायद उन्होंने कहा है। इसमें मल्टीप्लाई में गलती है, किसमें? इस वाले में, इस वाले की बात कर रही हो आप? चल जा, एक बार देख लेते हैं। 3 एकम 3, 1701 सही है, 1701 आएगा। और एक 162 आएगा यार, सही तो है। मल्टीप्लाई कहाँ गलत हो रही है? चल जा, मल्टीप्लाई कहाँ? मल्टीप्लाई तो एकदम सही है। सही तो, सही तो आ रहा है, गलत कहाँ आ रहा है? अरे सही तो लिखा है, 162 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे इतना ही तो आएगा। ओह, इसको, ओ माय गॉड, अच्छा, अब ठीक है। ओ, मैंने गलत लिख दिया है इसको, हाँ। ओके ओके, इट्स 11, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, जब भी 200 कम हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, ये मैंने रॉन्ग टर्म लिख दिया, कर दिया, करेक्ट 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 दिया, डोंट वरी। तो एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं ऊंचाइयां समान हैं, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो सवाल को समझने की कोशिश करो। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि जो बेलन का आयतन होता है और जो शंकु का आयतन होता है, अगर वो सेम आधार सेम ऊंचाई के हैं, तो बेलन का आयतन का 1/3 हिस्सा शंकु का आयतन होता है। यानी अगर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो शंकु का आयतन कितना होता है? तो शंकु का आयतन जो होता है वो उसका 1/3 हिस्सा, ये तो सबको पता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने किसका बोला? आयतन का अनुपात। किसका? पहले बेलन फिर शंकु आएगा। तो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो क्या होगा? देखो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बना? आपने कहा 1/1/3, तो 3/1 इसका सही जवाब है, राइट ऑप्शन सी। क्लियर है? तो बड़ा आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को हो तो मुझे बता दे भाई। क्लियर है? 3:1, डन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डन।
आसान था। बस ये आपको याद रखना है कि एक बेलन जो है एक शंकु से ही निकाला जाता है, और जब शंकु से बेलन को निकालते हो तो उस बेलन का एक हिस्सा बाहर निकल आता है। करेक्ट आंसर तो आपने दिया, एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक और सवाल, यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? एक त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा को डबल कर देंगे तो उसके आयतन कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। सवाल बड़ा आसान है, तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा और गलती नहीं करेंगे आप आसानी से। प्रश्न आपके समक्ष रख दिया गया है, टेक योर टाइम, करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं बता दूंगा जब आपको करेंगे तो, ठीक है ना। चलो यस, तो सवाल आपके समक्ष है और देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। कितना गुना हो जाए, सवाल इतना से। 2 गुना, ओ माय गॉड, 2 गुना हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है अगर हम किसी भी भुजा की बात करेंगे और हर भुजा को डबल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, समबाहु हो जाएगा, है ना। जब हम हर एक भुजा की बात करेंगे, एक ही बात करेंगे, तो ये सिर्फ किससे निकलेगा, समबाहु त्रिभुज से पॉसिबल है, जिसको आप बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही बात करें तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां ए उसकी भुजा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने इस ए को अगले वाले ट्राइंगल में 2a कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नया क्षेत्रफल क्या बनेगा, √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या कर, इन दोनों को डिवाइड करना है आपको गुना निकालने के लिए ना, तो हमने क्या काम करा, √3/4 इंटू 4a² अपॉन √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से तो ये कट गया और 3 से ये कट गया, तो क्या बचा, 4 गुना। तो किसी भी ट्रायंगल की भुजा को डबल करने पर उसका एरिया 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, आसान था, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की समस्या तो नहीं, मुझे तो लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न बड़ा आसान है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, डन, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, यस के नो, नो, 4 गुना इज द राइट आंसर। करेक्ट है, आगे बढ़े, एक और सवाल लें। चलो तो वन मोर क्वेश्चन। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों में आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है जो विशिष्ट बाधाएं उसे सीखने को प्रभावित कर रही हैं वही हैं कमजोर गतिक कौशल, पाठन और लेखन कौशल, कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और समन्वय, कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। इन चारों में से अगर एक बच्चा संकेतों में अंतर नहीं कर पाता है, 2 घड़ी के कांटों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, सिक्कों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे की कौन सी प्रॉब्लम है, वीक मोटर स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, वीक वर्बल, विजुअल, ऑडिटरी एंड वर्किंग टोन, weak visual processing abilities such as visual differentiation, spatial organization and coordination, or weak language processing ability as articulation, vocabulary and audio processing। तो राइट ऑप्शन आप लोगों ने डी बताया, जो गलत जवाब है, अफसोस ये गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मैंने 2 बार प्रश्न पढ़ा, इसीलिए पढ़ा था कि आप चीजों को पहचान लें। अगर एक संख्या बच्चा संख्या, संक्रियाओं, संकेतों, यानी वो प्लस को नहीं समझ सकता गुणा में क्या अंतर है, घड़ी के 2 कांटों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता कि ये सेम है या अलग है, वो 2 सिक्कों में छोटा बड़ा कौन सा नहीं पहचान पाता, तो ये प्रॉब्लम किसकी है, इट्स ए प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन। ये किसकी है, विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम है। और जो चाक्षुष प्रक्रमण होता है वो विजुअलाइजेशन होता है, इसमें वो चाक्षुष यानी विजुअल डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है
कि इस घड़ी में कितने बजे हैं, इन दोनों घड़ी का में क्या क्या दिखा रही है। वह स्पाइटल थिंकिंग को नहीं समझ पाता, क्योंकि स्पाइटल थिंकिंग में क्या होता है, जो शेप्स होती हैं आकृति होती हैं उनको समझने की कोशिश करता है, और समन्वय मींस कोऑर्डिनेट, उनको वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीक विजुअल प्रोसेसिंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स हियर। एक और प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित है किस पर? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान तथा मुश्किल अनुदेशन पर, परिभाषाओं व सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा करने पर, गतिविधियों में शामिल करते शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। हाँ, इट्स विजुअलाइजेशन, करेक्ट, इट इज नोन एज विजुअलाइजेशन। तो इसका जवाब क्या मिलता है आपका? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान तथा मुश्किल अनुदेशन, परिभाषाओं व सूत्रों को याद करने की क्षमता, नियमित गृह कार्य जमा करने की क्षमता, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। डी, बहुत बढ़िया, क्योंकि रचनावादी मींस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम बच्चे के अंदर सृजनात्मकता चीज उसके अंदर पैदा करते हैं, जो कहां से आती है? उनके गतिविधियों में शामिल करने से, शिक्षार्थियों को एक्टिव पार्टिसिपेशन से। अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो रचनावादी उपगम नहीं, अप्रोच नहीं बन पाएगी। तो व्याख्यान पर डिपेंड नहीं होगा, याद करने को मना करता है। लर्निंग विदाउट बर्डन, ये एनसीएफ 2005 का नारा है, तो आप गृह कार्य ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। वन मोर क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणित ये जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं में उन अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करने के लिए, अपने ज्ञान व समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या गणित की समझ में शिक्षार्थियों की मदद करना। करेक्ट आंसर मोनिशा। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में उनको बोल रहे हैं कि पत्रिका तैयार करो, उसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो गतिविधि क्या दर्शाती है? गणितीय संकल्पनाओं में उनके अनुप्रयोगों के संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान व समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर गणितीय समझ में शिक्षार्थियों की मदद। तो हमेशा याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द बेस्ट वे ऑलवेज बी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स। इन्हें विद्यार्थियों को अवसर दें, अपॉर्चुनिटी दें, जिससे कि वो अपनी, जब भी तो उसको देखो अनुप्रयोग में उनकी मदद, अनुप्रयोग बैठाने के साथ ज्ञान विचारों को साझा करने में मदद नहीं कर रहा है, वो उन बच्चों को अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो पत्रिका तैयार करें जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चीजों को समझ पाए कि उसने क्या लिखा है। हाँ, ये सीटेट के क्वेश्चन है इसमें दो चार। एक और प्रश्न है आपके सामने, आप भी तो कहते प्रीवियस ईयर के बारे में भी बताया करो। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से ये पूछा गया यह सवाल संकेत करता है, एक, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजनों के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणी कौशलों की जरूरत होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। राइट ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय कार्य। बहुत बढ़िया, कक्षा 4 का बच्चा है, उसको आप ये काम दे रहे हैं, तो क्या लगता है? डी, चलो बता देते हैं। तो अफसोस आपका जवाब गलत है, माफ करिएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये कक्षा 4 के बच्चे के लिए निम्न स्तरीय कार्य है क्योंकि इसमें केवल प्रोसीजरल नॉलेज की जरूरत है, इसमें केवल रिक्वायर ओनली न्यूट्रलाइजिंग स्किल्स, बस इनिशियल लेवल की जरूरत है। क्यों? अगर आप बच्चे को जब कक्षा भिन्न, आप बच्चे को कक्षा 3 में पढ़ा देते हो, है ना, कक्षा 4 में वो दोबारा से भिन्न पढ़ता है ना, कक्षा 4 में फिर से पढ़ता है, उसको बोला 1/3 के समतुल्य भिन्न, तो बच्चा क्या करेगा? दैट इज न्यूट्रलाइजिंग, दैट व्हाट इज इट, दैट आपने कहा सर इसमें 2 की गुणा कर दो, 2/6, 1/3 में 3 की गुणा कर दो पर नीचे, तो 3/9 समतुल्य भिन्न तो होगी इसकी।
तो ये एक निम्न स्तर का कार्य कक्षा 4 के बच्चे के लिए, क्योंकि सिर्फ प्रक्रमणीय कौशल पर है। ये न्यूट्रलाइजिंग है कि आपको पता समान चीज से ऊपर नीचे गुणा करनी है। क्लियर है? ये ऑलरेडी क्लियर है, आप थोड़ा सा देखेंगे, इट इज वेरी क्लियर। थोड़ा अपनी जो विजुअलाइजेशन उसको बढ़ाएंगे तो यू विल सी। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भिन्नों के बराबर समतुल्य में लिखने में, हाँ अगर बोलते कि भिन्नों का जोड़ो घटाओ गुणा करो तो हम मान सकते थे कक्षा 4 बच्चे के लिए ये उच्च स्तर का कार्य हो सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। एक और प्रश्न है आपके सामने। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही सम्मिलित किए गए हैं। उन्हें मोटी व भारी होना जरूरी है। प्रश्न आपके सामने है, ब तथा द, ए तथा ब, से तथा द, ए तथा से। सुशीलता, आपको ये विजुअल नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपने जो नेटवर्क की जो रिजोल्यूशन उसको बढ़ाएं, दिख जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं आपको बतानी है। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही सम्मिलित किए गए हैं या उन्हें मोटी व भारी होना बहुत जरूरी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट्स सी। तो देखो, अगर किसी बुक में केवल हल किए गए अभ्यास ही सम्मिलित किए जाते हैं, यानी सिर्फ सॉल्यूशन ही दिए जाते हैं, तो ये एक गलत अवधारणा है। क्योंकि अगर उसमें सारे सॉल्यूशंस होंगे तो बच्चा क्या सॉल्व करेगा? तो बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो उसमें बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरा, उन्हें मोटी और भारी होना जरूरी है। यशपाल जी की जब कमेटी बनी थी एनसीएफ 2005 के लिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बड़ा सिलेबस और भारी किताबें असफलता की निशानी होती। तो सिलेबस को उतना होना चाहिए जितना वो बच्चा समझ पाए। तो ये दोनों पॉइंट गलत हैं। उसमें कठोर अभ्यास होने चाहिए, क्योंकि जिससे कि बच्चा अपनी प्रैक्टिस कर पाए, अपनी चीजों को डेवलप कर पाए। और उसमें जो संकल्पनाएं दी हैं उनका रेफरेंस भी होना चाहिए, उनके बारे में बताना भी होना चाहिए, कहाँ से लिया है, ये कैसे हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। काफी अच्छी तरीके से आपने चीजों को समझा है, दैट्स वेरी नाइस। तो भाई आज के सेशन में इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, और साथ में लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो लाइक शेयर करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। फिर से मुलाकात करूंगा इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें।